हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है या भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे की कहानी को आप समझिएगा। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाया गया और फिर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मूल रूप से संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। साल 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। दोस्तों, संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। अब हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, तो उनके अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति नियम के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, ये समिति और उसके अध्यक्ष आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा नेपाल। तो दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है, इस साल इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की तरफ से 354 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो 354 सैनिक हैं ये कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना। दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच ये जो सूर्य किरण अभ्यास है ये 2011 से शुरू हुआ था। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के द्वारा रक्षा सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका 16वां संस्करण
साल झंडी नेपाल में हुआ था और इसका 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत फ्रांस के बीच, कोंकण अभ्यास भारत यूके के बीच, कोबरा वॉरियर अभ्यास ये एक बहुपक्षीय अभ्यास था, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच, ला पेरिस अभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, सिंधु मैत्री अभ्यास भारत जापान के बीच, डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। कैपिटल इसकी काठमांडू है। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहाल और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। दोस्तों, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? आंसर हो जाएगा तेजस। तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन से उड़ान भरी है और वो तेजस फाइटर प्लेन से उड़ान भरने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, तेजस में उड़ान भरने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में भी पहुंचे थे। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो तेजस फाइटर प्लेन है इसको डेवलप किया है HAL ने। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है और वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की बात करें तो इसे 1940 में बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया था, यानी HAL कर दिया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं CB अनंत कृष्णन। और दोस्तों, इसके द्वारा परिवहन विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वितरित किए हैं? आंसर हो जाएगा असम। तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 असम राज्य से वितरित किए गए हैं और इनका वितरण 26 नवंबर 2023 को गुवाहाटी असम से किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। इसका उद्देश्य स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसानों, समितियों, कंपनी या संगठनों को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को, जॉर्ज लैडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज चेट्टी को, एनी अवार्ड प्रोफेसर थलप्पीकल प्रदीप को, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को, UK इंडिया अवार्ड MC मैरी कॉम को, ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को और यह पुरस्कार मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया है। यूरोपियन निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग ऑफ द आर्काइव इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र गौंड और विस्मय बसु। तो इन दोनों लोगों के द्वारा मैपिंग ऑफ द आर्काइव इन इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इस पुस्तक का अभी हाल ही में विमोचन भी किया गया है। चलिए दोस्तों, 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील्स टर्न पुस्तक को लिखा गया है। नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा गया है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक को, रूपा पाइप के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा गया है और अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेज पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने सत्य प्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा अभ्युदय कॉर्पोरेटिव बैंक का। तो दोस्तों, RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सत्य प्रकाश पाठक को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है। वो 12 महीनों के कार्यकाल तक अभ्युदय कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड के कामकाज की निगरानी करेंगे।
रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक है उसकी देखरेख में कुछ कमी हो रही थी और इसके कारण ही इस प्रशासक की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीबीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईजीबीसी के द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है, यानी प्लेटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आईजीबीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और यह एक गैर सरकारी संगठन है जो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये ऐसी बिल्डिंग्स को सर्टिफिकेशन प्रदान करता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अनीस शाह जो है वो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। तो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनीस शाह भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे फिक्की बोला जाता है उसके अध्यक्ष बने हैं। वह अपना कार्यभार दिसंबर 2023 से संभालेंगे। फिक्की के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोला जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और शीर्ष व्यापारिक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता कौन बनी है? नाम है उनका अनाहत सिंह। तो दोस्तों अभी हाल ही में अनाहत सिंह ने 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीता है और वह 15 साल की हैं। तो 15 साल की अनाहत सिंह महिला खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इससे पहले साल 2000 में 14 साल की उम्र में ज्योत्सना चिन्नप्पा ने भी यह खिताब जीता था। तो ज्योत्सना चिन्नप्पा के बाद अब किसका नाम आएगा? अनाहत सिंह का नाम आएगा। दोस्तों अनाहत सिंह 14 साल की उम्र में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माबेला वैक्सीन किस बीमारी के लिए जारी की गई है? आंसर हो जाएगा खसरा। तो अभी हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए माबेला वैक्सीन को जारी किया है। तो वियतनाम के पॉलीबैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित की गई इस वैक्सीन को अभी हाल ही में तमिलनाडु के ऊटी में जारी किया गया है। यानी दोस्तों इस वैक्सीन को वियतनाम के पॉलीबैक इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी करके डेवलप किया गया है और यह जो वैक्सीन है ये खसरा और रूबेला के लिए जारी की गई है। तो बच्चों में ये जो खसरा और रूबेला नामक बीमारी होती है इससे ये बचाव करेगी। दोस्तों अगर हम बात करें खसरा की तो यह पैरामाइक्सोवायरस फैमिली के वायरस के कारण होता है। यह पहले हमारे श्वसन तंत्र पर हमला करता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर दोस्तों शरीर में इस प्रकार के चकत्ते निकल आते हैं, लाल धब्बे निकल आते हैं। इसके अलावा बुखार भी बहुत तेजी से बढ़ता है और ये जो बीमारी है ये अधिकतर बच्चों में होती है। तो याद रखिएगा कि जो माबेला वैक्सीन है ये खसरा के लिए और रूबेला के लिए बनाई गई है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हॉट कुक्ड मील योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। रॉबर्ट सेंट किंटोंग किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? मोजाम्बिक में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। इमाद वसीम किस देश के इंटरनेशनल क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? बिहार। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। किस देश ने ऑफिशियली तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। 177 में
सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाए जाने का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां बताई गई हैं। 181 में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, इस बात का वर्णन किया गया है। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कल के करेंट अफेयर्स में ये पूछा गया था कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं? तो आंसर है इसका बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।